रमा देवी जी अगर चाहती तो 15 साल में बहुत सारी समस्याओं का निदान हो। जीतने के बाद वो उतनी बार नहीं आती जितनी बार हारने के बाद मैं क्षेत्र में रहता हूँ। अगर हमारा नेतृत्व हमको यहाँ पे जिम्मेदारी देगा तो मैं उस जिम्मेदारी का निर्वाह करूंगा। शिवहर का दौरे पे तो मैं रहता ही हूँ, हर महीने में शिवहर में रहता हूँ, चाहे शिवहर के इलाके में हो, सीतामढ़ी के इलाके में हो या पूर्वी चंपारण के इलाके में हो। मैं पिछले 4 साल में आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि मैं क्षेत्र में रहता ही हूँ। तो उसी क्रम में मैं आया हूँ और इस बार आने का कारण ये था कि अभी जो बोलबम के लोग जा रहे थे हरिराज जल लेकर के, और तो उसमें मैं बैठा वहाँ पर स्टॉल लगा करके बैठा था मैं चिड़ैया में, और कई जगह पे बेलवा से लोग जो श्रद्धालु शिवभक्त लोग जा रहे थे उनको वहाँ से जो भेजने का काम कर रहे थे और जो वापस लौट रहे थे उनका स्वागत कर रहे थे। तो इस बार आने का मेरा कारण ये था कि जो लोग भी हरिराज की ओर या जगनी धाम की ओर जा रहे हैं उनको क्या सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही है, उनके साथ खड़े हों और उनको उनके धार्मिक कार्यों के संपादन में उनका साथ दें। सर लगातार शिवहर के विभिन्न क्षेत्रों में आप घूम रहे हैं तो क्या क्या समस्या फेस करना पड़ा सर आपको? शिवहर तो समस्या का पहाड़ है, शिवहर जिला समस्या का पहाड़ है। शिवहर जिला में एक समस्या हो तो आपको बताएं, पिछली बार जब हम आए थे डीएम साहब से मिले थे, माननीय विधायक भी थे, तो उस वक्त पूरे शिवहर में पानी जमा हुआ था तो उसकी समस्या थी। बहुत सारी ऐसी समस्या है जो दीर्घकालिक है, बहुत लंबे समय से, और उसका जो समाधान है वो भी तुरंत नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे कि पांडे जी ने कहा कि 15 साल में 75,000 करोड़ का जो कोष माननीय सांसद महोदय को यहाँ मिला था उससे बहुत सारी चीजें की जा सकती थी, वो भी नहीं हुआ है। तो वो सारी समस्याएं खड़ी है। किसी स्कूल में जाइए तो छत टूटी हुई है, किसी जगह जाइए तो डॉक्टर नहीं है, किसी जगह जाइए तो बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड है तो शेड नहीं है। उसके बाद शिवहर में स्कूल कॉलेज टेक्निकल विद्यालय इसका अभाव है। तो एक समस्या हो तो आपको बताऊं बहुत सारी समस्या, और मैं बहुत विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि अगर MP साहब जो यहाँ की हैं साहिबा रमा देवी जी अगर चाहती तो 15 साल में बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शिवहर में रेल नहीं है, शिवहर में सड़क नहीं है, शिवहर में जल नल की दिक्कत है। तो शिवहर समस्याओं का एक पहाड़ है। 95 से लेके अभी तक शिवहर विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया है। हम सबका ये प्रयास है, मेरा अपना जो भी क्षमता है उससे, हमारे जो विधायक लोग हैं वो सारे लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जितने भी विकास के कार्य किए जा सकते हैं वो किए जाए। हम लोगों से कोई बात यहाँ पता चलती है, माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे नेता त्रिवेदी जी को बताते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को बताते हैं, जो संभव होता है वो करते हैं। इसी क्रम में मैं अभी 2 महीने 3 महीने पहले रीगा गया था। रीगा चीनी मिल की समस्या थी, मैंने धानुका जी की मीटिंग करवाई आदरणीय लालू जी से, तेजस्वी जी से। उसके बाद पूरी प्रक्रिया को शुरू करवाया और कम से कम 3-4 महीने के बाद ये स्थिति आई कि आज रीगा चीनी मिल की नीलामी हो गई है। रीगा चीनी मिल किसी के उद्योगपति ने लिया है और ऐसी आशा की जा रही है कि जल्द से जल्द वहाँ प्रोडक्शन जो है उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी समस्या, रीगा चीनी मिल का उत्पादन अगर शुरू हो जाता है तो सोचिए कि इस पूरे इलाके में जो किसान है उसके लिए कितनी बड़ी बात हो। तो ये समस्या क्या हमारी MP साहब नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी, कभी ध्यान नहीं दिया। जीतने के बाद वो उतनी बार नहीं आती जितनी बार हारने के बाद मैं क्षेत्र में रहता हूँ। और मेरे विधायक संजय भी अभी 2020 में चुनाव जीते हैं, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूँ कि उससे पहले भी पूरे दौर में क्षेत्र में रहते थे, चाहे वो बेलसंड का क्षेत्र हो, चाहे वो शिवहर का क्षेत्र हो, यहाँ तक कि रीगा भी जाते रहे। तो हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोग हमेशा क्षेत्र भ्रमण करते हैं और जनता से जुड़े रहते हैं। जनता से जुड़े रहिएगा, उसके दुख दर्द को समझिएगा, तभी आप उसका समाधान कीजिएगा। सर सामने चुनाव आने वाला 2024, क्या उस तैयारी फसल में जुटे हुए हैं? देखिए, हम लोग राजद के सिपाही हैं, राजद के कार्यकर्ता कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। चुनाव उस पूरी गतिविधि में एक आयाम होता है। चुनाव आता है, चुनाव लोग लड़ते हैं, चुनाव को जीतते हैं, चुनाव कुछ लोग हार जाते हैं, लेकिन ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है कि जनसंपर्क होता है। उसी क्रम में मैं यहाँ आता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ। चुनाव जाहिर सी बात है, चुनाव है तो चुनाव की गतिविधि भी चल रही है, लेकिन ये एक गतिविधि मात्र है। बाकी जो चीज है वो ये है कि जन जन तक लालू यादव जी का, तेजस्वी यादव जी का जो मैसेज है वो पहुंचाया जा सके और
सामाजिक न्याय की जो धारा है उसको बढ़ाया जा सके। सर, एक हवा बन रहा है फैसल अली की तरफ जो है कि उम्मीदवारी दावेदारी पूरा मजबूत तरीके से पेश हो रहा है आपकी तरफ से, तो क्या इसमें सटीक तरीके से आप कुछ करना चाहेंगे सर? देखिए, मैं बहुत अनुशासित सिपाही हूँ राजद का, और मैं बहुत स्पष्ट तौर पे ये मानता हूँ कि अगर हमारा नेतृत्व हमको यहाँ पे जिम्मेदारी देगा तो मैं उस जिम्मेदारी का निर्वाह करूंगा, और मुझे आशा है कि जिसको भी यहाँ पर भेजा जाएगा उसका आप लोग साथ दीजिएगा। सर, देश में दो गठबंधन है, इंडिया और एनडीए, तो आने जो 24 साल तो किसका बनने वाली है देश के अंदर? मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे आपको कहा कि जो राजनीतिक समीकरण है उस हिसाब से एनडीए की विदाई तय। अभी चुनाव आने में 6 महीना की देरी है, फिर चुनाव का जो घोषित उम्मीदवार होगा वो होगा, उसके बाद मैं अपनी बातें कर सकता हूं कि मैं क्या कहूंगा। मेरे दिमाग में इतना मैं जरूर आपको बता दूं कि मेरे दिमाग में शिवहर के विकास का एक मानचित्र है। मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आप सबके सामने फिर कह रहा हूं कि जो सांसद निधि का पैसा मेरे पास आएगा उसके साथ साथ उतनी ही राशि मैं अपने निजी कोष से शिवहर में खर्च करूंगा, और शिवहर के सर्वांगीण विकास के लिए जो प्रयास होगा वो मैं करूंगा। सर, भाजपा सरकार 9 साल बेमिसाल जो है प्रोग्राम के तहत पूरे देश में एक अभियान चला रही है, इसे कैसे देख रहे हैं सर आप? 9 साल देश बदहाल, हम इसको इस तौर पे देखते हैं कि 9 साल में देश बदहाल हो गया है, देश गृह युद्ध की तरफ चला गया है। आप ये बताइए, भारत की साझा संस्कृति है कि मेरा काम बगैर पांडे जी के नहीं हो सकता है, पांडे जी का काम बगैर इश्तियाक साहब के नहीं हो सकता है। ये भारत की संस्कृति है। हम जब देवली धाम में वहां पे लोगों को, श्रद्धालुओं को पानी पिला रहे थे तो मेरा नाम फैसल अली है, मेरा धर्म इस्लाम है, लेकिन मैं वहां खड़ा था। ये हमारी साझा संस्कृति है। इस पे चोट करने की कोशिश की है जो भारत की बुनियाद है, जो भारत के बुनियाद के मील का पत्थर है। ये लोग देश तोड़ने वाले लोग हैं जिनका पूरे भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है। इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं कि समझ लीजिए कि अगर किसी भाजपाई का कोई योगदान भारत की स्वतंत्रता में होता तो उसका नाम लेते। कोई एक आदमी का नाम इनके पास नहीं है, तो ले दे के नाम किसका लेते हैं? वही कांग्रेसी नेताओं का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भाजपा के नेता हैं वो पटेल, वो सरदार पटेल, वो लोह पुरुष जिन्होंने आरएसएस को प्रतिबंधित किया था, उनको अपना नेता माने, इसलिए इनके पास दिखाने, बताने, समझाने के लिए एक नेता नहीं है। तो ये लोग तो उस वक्त जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, अंग्रेजों की इनसे माफीनामा लिख रहे थे। आज बहुत बड़े देशभक्त बन गए हैं, देश प्रेमी बन गए। ये छदम देश प्रेम, छदम देश राष्ट्रवाद, इसको अब जनता समझ रही है कि सच्चा देश प्रेमी कौन है। जैसा हमारे विधायक ने बताया कि सारी चीजें भेज रहे हैं। जो देश का भक्त होगा, जो देशभक्त होगा, देश प्रेमी होगा, वो अपनी सारी संपत्ति दूसरे को बेचेगा। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिनके पास अभाव होगा फिर भी अपने बाप दादा की जमीन नहीं बेच रहे होंगे, इसलिए हमारे एक खो की विरासत है। और ये आए हैं तो धड़ाधड़ चीजें बेचते चले जा रहे हैं। क्या रेलवे, क्या नगर विमानन, क्या एयरपोर्ट, क्या रेलवे स्टेशन, क्या LIC, सब बेच रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला बिल मेरे ख्याल से वो आना चाहिए था जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय मोहन सिंह यादव जी, और इसमें एक और नाम आपको जोड़ दूं जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, जो अभी भी जो बिल पास हुआ है उसका घोर विरोध कर रही हैं, उमा भारती जी। उन्होंने भी कहा था कि दलित और अति पिछड़ा का इसमें रिजर्वेशन, अंडर रिजर्वेशन यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण के का प्रावधान लाया जाए, तभी महिला सशक्तिकरण होगा, तभी दलितों का, अति पिछड़ा का सशक्तिकरण होगा। तो मेरा विश्वास ये है कि जो 25-26 अमेंडमेंट माननीय मनोज झा जी ने पेश किया था उस बिल में, जिसको इस सरकार ने नकार दिया, उस अमेंडमेंट को लाना चाहिए था, तभी जो दलितों का और अति पिछड़ा का हित है वो पूरा होता और उनका समुचित विकास होता। मेरा मानना है कि वो बिल उस स्वरूप में लाना चाहिए जिसकी वकालत लालू प्रसाद यादव जी ने की और जिसकी वकालत आज तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। ये जो बिल है ये दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, ये भी एक बहुत भ्रम फैलाने वाली बात है कि भारत की जो व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली है। यहाँ ये ऐसा नहीं है कि नायकवाद नहीं है भारत में।
लोकतंत्र है। अब भारत की जो व्यवस्था है, हम लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, हम लोग लोकसभा के सांसद चुनते हैं, वो सांसद प्रधानमंत्री चुनता है। इंडिया गठबंधन में प्रतिभा की कमी नहीं है। एक ओर नीतीश कुमार जी हैं, तो दूसरी ओर राहुल जी हैं, तीसरी ओर ममता बनर्जी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं और सब अपने आप में दमखम रखते हैं प्रधानमंत्री बनने का। तो एकदम निश्चिंत रहिए कि जब ये गठबंधन जीत के आएगा संसदीय प्रणाली से, जब हमारे सांसद आएंगे 272 जीत के, तो वो सर्वसम्मति से चाहे जिसको भी हो वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक बिहारी होने के नाते मैं चाहूंगा कि ये पद बिहार आए, लेकिन कौन बनेगा नहीं बनेगा ये हमारे जो 272 सांसद जीत के आएंगे वो तब तय होगा। अभी हमको एक साझा कार्यक्रम पे, एक साझा प्लेटफॉर्म को साझा करके, एजेंडा को साझा करके चुनाव लड़ना है। और इन लोगों को जो एक तंत्र कर दिया है, जिन लोगों ने 2 आदमी की सरकार बना दी है, पूरे तरह से लोकशाही को समाप्त करके एक तरह से एकदम हिटलरशाही कर दी है, उस व्यवस्था को समाप्त करना है अपने आप। और ये भी समझ लीजिए कि उनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ये आप सवाल कर सकते हैं मोदी के बाद कौन, हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। एक से एक बड़े धुरंधर नेता बने हैं। जब समय आएगा तो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।